है गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप अमेंडमेंट समझ में आ रहा है सर आपको, एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि सर अमेंडमेंट से कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, एंड सर जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उसको हम समझ रहे हैं अच्छे से। आइए सरकार, आगे के अमेंडमेंट्स की हम बात करते हैं। हमने अब तक पढ़ लिया है टिल कंपोजिशन स्कीम क्या क्या अमेंडमेंट हुए। आइए नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था सर, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए वो आ गए आपके सामने। सर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सबसे अच्छा और मस्त अमेंडमेंट जो हुआ है वो हुआ है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। और जीटीए वाली सर्विस तो एक ऐसी सर्विस है जो डे टू डे लाइफ में हर बिजनेसमैन की काम आती है, एंड सर वहां हमारे को इसको ध्यान रखना होगा, एंड इसलिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है जीटीए का कॉन्सेप्ट हमेशा। जितने भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं उसमें देखना जीटीए का एक पॉइंट तो होता ही होता है, फ्रेट चार्ज। अरे हाँ है ना भाई, तो सर मैं आपको पूरा ही पॉइंट समझा रहा हूं कि सर जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज का सिस्टम क्या है साहब, अमेंडमेंट जो हुआ है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सर कंसाइनर या कंसाइनी ये आपस में डिसाइड करते हैं कि हु विल पे द फ्रेट, and the person who is liable to pay freight or pays the freight is called a recipient of service। तो जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है वो है रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। और वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अगर इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक पर्सन है तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर मैं जीएसटी की पूरी ही कहानी आपको समझा रहा हूं, केवल अमेंडमेंट पार्ट नहीं बता रहा बेटा, मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा तो अमेंडमेंट अपने आप कवर हो जाएगा और आपको लगेगा हाँ सर माहौल बन गया है और सर जिंदगी में मजा आ रहा है सर। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ो सर, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखो आप। आओ सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माहौल बनाएंगे सर हम। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि इन केस ऑफ जीटीए अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है वो इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी ही एग्जेम्प्ट है। अब वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन है, जो पहले थे वही अभी भी है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। मैं बोल देता हूं फिर भी, रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, पार्टनरशिप फर्म वेदर और नॉट रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और जहां पार्टनरशिप फर्म का हमारा वहां एलएलपी भी रेफर होगा। क्लियर सर? देन एनी बॉडी कॉर्पोरेट, सारी कंपनी वगैरह आ गई सर इसके अंदर, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, देन एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी सर। और इन 6 के अलावा कोई भी पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो भी इसमें कवर हो गया। तो सर ये हो गए वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन। ये पर्सन अगर फ्रेट पे कर रहे हैं या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा। इनके अलावा कोई और फ्रेट पे करा तो जीएसटी ही एग्जाम पहले भी था और अभी भी एग्जाम है सर, इसमें कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिसिस बी के लिए कोई गिफ्ट भेजा थ्रू पप्पू ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, और मिस्टर ए एंड मिसेस बी बोथ आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, मिस्टर ए इज पेइंग द फ्रेट, तो ऐसे केस में मिस्टर ए ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गिफ्ट भेजा है मिसेस बी को, और ऐसे केस में सर मिस्टर ए फ्रेट पे करने के लिए लायबल है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और ना वो रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना वो सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट है, ना वो पार्टनरशिप फर्म है, ना वो एओपी है, ना वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ना वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन जीएसटी है, ना एनी अदर पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी है। तो ऐसे केस में वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में नहीं आ रहा, मतलब जीएसटी ही एग्जेम्प्ट है। नोबडी इज लायबल टू पे जीएसटी एट ऑल। रिवर्स चार्ज की बात तो बहुत दूर की सर, आएगी नहीं सर। अब साहब ये 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से किसी एक पर्सन ने फ्रेट पे किया है या फ्रेट पे करना है तो जीएसटी लगेगा। अब क्वेश्चन आता है, हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली? कौन जीएसटी पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? अब सुनना बच्चों ध्यान से, यहां पर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, बाय डिफॉल्ट लायबल रेसिपिएंट है, एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, जीटीए टैक्स पे नहीं करेगा। पर जीटीए को ऑप्शन दिया, जीटीए को ऑप्शन दिया कि वो चाहे तो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराए, और रजिस्टर कराया उसने अगर, और वो चाहता है कि ही वांट टू टेक द लायबिलिटी टू ही वांट टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑन जीटीए सर्विस, तो वो ऐसा एक
डिक्लेरेशन दे सकता है डिपार्टमेंट को, और डिक्लेरेशन देके बोल सकता है कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करूंगा, और सर ऐसे केस में सर वो जो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में वो खुद टैक्स पे कर रहा है, इसलिए बिल पे टैक्स लगाएगा, प्लस बिल पे एक डिक्लेरेशन देगा कि सर इस सर्विस पे मैं जीएसटी में सिंस वो डिक्लेरेशन देगा कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं एंड आई हैव ऑप्टेड टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, इसलिए वो बिल पे टैक्स लगा रहा है और आपसे ले रहा है, दैट्स इट, है ना। तो सर ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए। अब एक स्टेप आगे और बढ़ जाता हूं मैं साहब, और अगर रेसिपिएंट लायबल है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में रेट ऑफ टैक्स पेबल इज 5%। ये जस्ट एडिशनल नॉलेज बता रहा हूं मैं आपको, 5% टैक्स लगेगा, और ऐसे केस में रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन लिया है जीटीए ने, दिल थाम के सुनेगा जो मैं बात कर रहा हूं, अमेंडमेंट हुआ बेटा, सर अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन लिया जीटीए ने, तो ऐसे केस में जीटीए को चॉइस दी, या तो आप 5% टैक्स पे करो या फिर आप 12% टैक्स पे करो। समझना ये अमेंडमेंट हुआ है, पहले ये चॉइस नहीं हुआ करता था, पहले जीटीए को अगर फॉरवर्ड चार्ज लेना तो 12% टैक्स पे करना होता था, पर सर अब ऐसा नहीं है। अब जीटीए ने अगर फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी ली है तो भी उसको दो ऑप्शन दिए, इधर पे 5% और पे 12% टैक्स। अगर उसने 5% टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया, मान लो मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूं, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं साहब, मैंने 5% टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया, तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी सिंस 5% है, अब मैंने इनवर्ट सप्लाईज भले इनपुट की हो, कैपिटल गुड्स की हो, इनपुट सर्विसेज की हो, जो भी परचेज किया मुझे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर मैंने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है 12%, तो ऐसे केस में जो भी इनवर्ट सप्लाईज में मैंने टैक्स पे किया है, भले वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स हो, मैं सबका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं। मतलब साहब जीटीए को बोल दिया कि तू चाहे तो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करा एंड फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी लेनी तो डिक्लेरेशन दे दे डिपार्टमेंट को, और हर बिल पे डिक्लेरेशन दे देना, और उस पे बिल पे टैक्स लगा सकता है। अब टैक्स कितना लगाना है, 5 या 12, ये भी चॉइस जीटीए की है। जीटीए ने 5 का ऑप्शन लिया तो नो आईटीसी विल बी अलाउबल टू जीटीए, एंड अगर उसने 12% का ऑप्शन लिया तो सर ऑल आईटीसी ऑफ ऑल इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स विल बी अलाउड टू जीटीए। अब उसने बिल पे 5% लगाया हो या 12% लगाया हो, सर वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करा, रेसिपिएंट को बिल पे टैक्स लिख के देगा, एंड रेसिपिएंट ने जो बिल पे जो टैक्स लिख के आया है, वो रेसिपिएंट ने अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया होगा जीटीए को। और सर अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, उसने जो सर्विस ली है वो अपने बिजनेस के लिए ली है, ही इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो भले बिल पे 5% लगाओ या 12% लगाओ, रेसिपिएंट विल बी एलिजिबल टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन जीटीए सर्विसेज, है ना। सर रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। भले ही 5% टैक्स का रेट लिया हो या 12% वाला चॉइस लिया हो, रेसिपिएंट को तो क्रेडिट मिलेगा जो भी टैक्स लगाया बिल पे, वेदर इट इज 5% और 12%। सप्लायर जो जीटीए, उसने अगर 5% वाला ऑप्शन लिया, तो ऐसे केस में सप्लायर को, जीटीए को इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसने 12% वाला ऑप्शन लिया तो सप्लायर को सारा क्रेडिट मिलेगा। अब 5 हो या 12 हो, जो भी बिल पे टैक्स लगाया उसका रेसिपिएंट को तो क्रेडिट मिलने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया सप्लायर ने, जीटीए ने, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, उसकी रेट होगी 5%, और 5% जो टैक्स पे करेगा रेसिपिएंट, टैक्स पे करके उसका क्रेडिट ले सकता है, जैसा वो पहले लेता था वैसा अभी भी लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर, डन। आई होप पिक्चर पूरी समझ में आ गई सर आपको। एंड सर जीटी की कहानी खत्म होती है। अब अच्छा एक और एग्जामिनेशन का पॉइंट मैंने यहाँ लिंक करेगा, वो भी बता देता हूं। आपको पता है कि जो सर्विस रेसिपिएंट है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा सर, पर उसमें भी एक एग्जामिनेशन था पहले, वो अभी भी है सर। अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, या गवर्नमेंटल एजेंसी है, या कोई लोकल अथॉरिटी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, और किसी और पर्पस के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में जीटी की सर्विस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, भले फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, टैक्स एग्जेम्प्ट है सर। क्लियर, डन। ये पॉइंट पहले भी था, अभी भी है सर, तो मैंने लिंक किया हुआ है रिवर्स चार्ज के साथ में एग्जामिनेशन को, तो मैंने पॉइंट आपको साथ में बता दिया। क्लियर, डन। ये देखिए सर, ये रहा वो पॉइंट जीटीए। तो सर पहली बात तो ये
जीटीए ने 12% वाला ऑप्शन लिया या 5% वाला लिया, उससे रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसलिए इन लाइन्स को काट दिया। पहले क्या था उसको छोड़ दो भी आप। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर 12% वाला ऑप्शन है तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा और 5% वाला ऑप्शन है तो रिवर्स चार्ज ही लगेगा। अब ऐसा नहीं है, अगर फॉरवर्ड चार्ज लिया तो भी जीटीए के पास चॉइस है कि 5 लेना है या 12 लेना है, और अगर फॉरवर्ड नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट रेसिपिएंट लायबल है, उसकी रेट है कितना 5%। दैट्स इट, इतना छोटा सा प्रोविजन है सर। क्लियर सर? अच्छा, ये 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन पहले भी थे, अभी भी है सर। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जो टीडीएस के लिए लायबल है उसके लिए जीएसटी एग्जम्प्ट है, वो पहले भी था अभी भी है सर। ये रहा सर, साथ में लिखा है क्या, वेयर, ये जो मैंने पढ़ा दिया उसको रिवीजन करा रहा हूँ। Where the supplier, that is GTA, has taken registration under GST and exercised the option to pay GST under forward charge mechanism on the services of GTA, and the GTA supplier has issued a tax invoice to the recipient charging GST at the applicable rate, भले 5 है या 12 है, and has made the following declaration on the such invoice issued by him. Declaration क्या देगा बेटा? I or we have taken registration under GST and have exercised the option to pay the GST on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the financial year. हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग से डिक्लेरेशन देना पड़ता है सर इनको। क्लियर? तो मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए हमने ऑप्शन लिया है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसलिए हम बिल पे जीएसटी लगा रहे हैं साहब, ये वो डिक्लेरेशन देगा हर इनवॉइस पे बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? डन। तो सर ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके डन। चलिए सर, ये हो गया खत्म जीटीए वाली सर्विस पर। हाँ, मैंने क्या किया आपकी कन्वीनियंस के लिए सर, एनालिसिस दिया एट द एंड ऑफ दिस टेबल, तो वो भी हम देख लेते सर साथ साथ। देखिए जीटीए सर्विस का एनालिसिस सर, यहाँ मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी बता रखा है, ये पॉइंट ऑलरेडी बता दिया मैंने कि सर उन 7 के अलावा कोई और है तो टैक्स एग्जम्प्ट है सर। क्लियर? इनके एक्सप्लेनेशन एनालिसिस में जो चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, वो भी मैंने चेंज करके यहाँ पे ए लिख दिया, सो दैट आपके पास अगर ये वाली बुक हो या आपके पास कोई भी बुक हो तो आप इस एनालिसिस को पढ़ के जो मैंने आपको समझाया है अपनी लैंग्वेज में वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा वापस से बेटा। क्लियर? सर ये वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो टीडीएस के लिए लायबल है उसके लिए एग्जामिनेशन याद दे रखा, वो भी मैंने यहाँ रिपीट कर दिया सर आपके लिए। अब ये रहा सर सुंदर सा चार्ट, जो मैंने पढ़ाया वो 2 मिनट में रिवाइज करना हो तो यहाँ से हो जाएगा सर आपके लिए। सर जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस, if the recipient is other than 7 specified category of persons, जैसे अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, मैंने मिस्टर ए का एग्जांपल दिया था आपको, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर, तो जीएसटी क्या है? एग्जाम, बात ही मत करो रिवर्स चार्ज है कि फॉरवर्ड चार्ज है, टैक्स एग्जाम, बात खत्म। और अगर रेसिपिएंट इज वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा। तो अब जीटीए सर्विस सप्लायर हैज द चॉइस। क्या चॉइस है साहब? टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड, केवल रजिस्ट्रेशन लेना इज नॉट सफिशिएंट, एंड ऑप्ट टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऑप्शन ले ले भाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का। अगर उसने ऑप्शन लिया है तो एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, 5% विदाउट एनी आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय जीटीए, एंड 12% अगर उसने रेट लिया है तो विद ऑल द आईटीसी ऑफ ऑल इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय जीटीए। क्लियर? एंड सर अदरवाइज, मतलब अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया तो ऐसे केस में रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी विल बी ऑब्वियसली 5% ओनली। क्लियर? डन। ये मेरा चार्ट मैंने आपको नया बना के दे दिया, जो पहले था उसको पहले लॉ के अकॉर्डिंग था, अभी अमेंडेड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट दे दिया, आपको बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज करने के लिए सर। फिर ये सब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा है उसके बेस पे मैंने एनालिटिकल इलस्ट्रेशन दे रखे हैं टू अंडरस्टैंड द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन जीटीए सर्विसेज। ये जो इलस्ट्रेशन मैंने दे रखे थे आपको सर, वहां पे भी मैंने सारे इलस्ट्रेशन अमेंड कर दिए हैं जो मैंने आपको नया लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, एंड ये सारे इलस्ट्रेशन आपके अमेंडमेंट भी आपको इन अमेंडमेंट नोट्स में मिल जाएंगे, सो दैट आपको आपकी बुक के अंदर अमेंडमेंट करने में चिंता ना पड़े सर, टेंशन नहीं आए और माहौल बनता रहे आपके एंड पे सर। क्लियर? डन। सरकार ये जीटीए के रिगार्डिंग सारी बातें मैंने आपको समझा दी। आइए रिवर्स चार्ज में और क्या अमेंडमेंट हुए वो भी हम देख लेते हैं। आई होप जीटीए पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे सर। आओ मालिक, नेक्स्ट अमेंडमेंट वैसे देखा जाए तो रिवर्स चार्ज का ये कोई अमेंडमेंट नहीं है सर, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर चार्जेबल टू आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग 4। याद है मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट? उसमें फर्स्ट था क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, याद आया बेटा, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, ये वो ब्ला ब्ला, याद आया?
Second, the service in relation to transport of goods or passengers. Then service in relation to vessel or aircraft, whether within the precincts of the port, airport या outside the port or airport. और fourth था क्या, इन तीन के अलावा any other service to business entity. तो सर मैंने आपको बता रखा था ये ऊपर वाली तीन सर्विस, बाय पोस्ट वाली सर्विस, वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस और ट्रांसपोर्ट वाली सर्विस, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं है. प्लस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं है. अदरवाइज एनी अदर सर्विस, इन चार के अलावा, तीन तो ऊपर वाली और एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, इन चार के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है. और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, इसमें ना कोई अमेंडमेंट था ना है. हाँ, वो मेगा एग्जम्पशन में क्या हुआ सर, पहले जो बाय पोस्ट वाला पॉइंट था ना, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो था ना बेटा, वहां पर पोस्ट ऑफिस की कुछ सर्विसेज को और टैक्सेबिलिटी के स्कोप में लाने के लिए वहां एग्जम्पशन में अमेंडमेंट किया. क्लियर? तो उसकी वजह से क्या किया इन्होंने, मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में सर ये स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, ये जो था ना, इसको डिलीट कर दिया. तो कुल मिला के ऑल अभी अगले 10 मिनट के लिए समझ लो ऑल, क्योंकि मेगा एग्जम्पशन आएगा तब हम ऑलरेडी बात कर लेंगे और तब ये बात डिटेल में कर लेंगे सर हम. तो सर जब तक वो मेगा का पॉइंट नहीं आता तब तक ये समझ लो ऑल द सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर टैक्सेबल, और ऑल द सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर टैक्सेबल बट अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो ये पहले भी था, अभी भी ये कोई चेंज नहीं हुआ. वहां पे सर केवल और केवल ये सर्विसेज टैक्सेबल थी, अब सारी सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को टैक्सेबल कर दिया. तो यहां भी बोल दिया क्या, सारी सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज में होगी, रिवर्स चार्ज में नहीं होगी. सर मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ ऐसे रिवर्स चार्ज में. तो क्लियर सर, कुल मिला के टैक्सेबिलिटी का स्कोप बढ़ा दिया. क्लियर? तो जितनी टैक्सेबिलिटी का स्कोप बढ़ा है वो सब फॉरवर्ड चार्ज में भी बढ़ा है. सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले भी फॉरवर्ड चार्ज में थी, अभी भी फॉरवर्ड चार्ज में, दैट्स इट. ठीक है सर, चलिए ये बड़ा है सुंदर पॉइंट है. इसका भी रेलेवेंस, इसका भी लिंक मेगा एग्जम्पशन लिस्ट से है. वो जब पढ़ाऊंगा तब मैं इसको वापस से लिंक करूंगा, पर अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझा देता हूं. हमने पढ़ा हुआ है अगर मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए, अगर मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए तो उस पर जीएसटी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है, पर उसमें एक एक्सेप्शन डाल दिया. और एक्सेप्शन डाल के बोल दिया क्या, सर अगर आपने घर किराए पे दिया रहने के लिए टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो सर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्स लग जाएगा. और टैक्स लगेगा, रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने भले ही घर किराए पे लिया हो, सर अपने डायरेक्टर के लिए लिया हो, अपने एम्प्लॉय के लिए लिया हो, भले ही रहने के लिए लिया हो, साहब उस पर जीएसटी लगेगा. और वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में नहीं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. और रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, दैट्स इट. अब देखो इस पॉइंट को डाइजेस्ट करने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको मेगा एग्जम्पशन का पॉइंट हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम और बात करेंगे. अभी तो ये समझ लो कि अगर आपने घर किराए पे दिया है रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को, घर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में जीएसटी लगता है. और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. जो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड पर्सन वो टैक्स पे करेगा, भले ही जो घर किराए पे दे रहा हो वो सप्लायर ऑफ सर्विस कोई भी पर्सन हो, भले वो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सर सप्लायर ऑफ सर्विस कैन बी एनी पर्सन, सॉरी यहां पे नहीं, सप्लायर ऑफ सर्विस कैन बी एनी पर्सन, वो कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, भले वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, भले कंपनी हो, वी डोंट केयर. अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, इफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो जीएसटी लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. सर रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा. अभी इतना समझिए. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को हम शिद्दत से पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके मेगा एग्जम्पशन टाइम पे. अभी रिवर्स चार्ज में ये पॉइंट ऐड हुआ, वो मैंने बताया आपको. ओके, तो सर वापस रिपीट करता हूं, घर किराए पे दिया रहने के लिए, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर वही घर का किराया कौन दे रहा है, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी. क्लियर? वो अपने बिजनेस के लिए, एम्प्लॉय, अपने डायरेक्टर के लिए उसने घर बुक कराया है. क्लियर? घर का रेंट पे कर रहा है तो टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा. और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. ठीक है, डन. इसका और डिटेल पढ़ेंगे मेगा पढ़ते वक्त. आओ मालिक,
हो गया, अमेंडमेंट की कहानी हो गई रिवर्स चार्ज की सर। ठीक है, ये जीटीए वाले पॉइंट सारे जो एनालिसिस में दे रखे थे मैंने आपको, वो बता रहा कि हाँ 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 सर एक सर्कुलर ऐड हुआ सर। सर्कुलर क्या ऐड हुआ साहब? आपको और हमको पता है कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, अगर एनी पर्सन हु इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर दी है किसको? अ बॉडी कॉर्पोरेट को। रेसिपेंट हु इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसको रेंट पे दिया है, जिसमें 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन उसने नहीं लिया है। 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद टैक्स पे करता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, यही पहले भी पॉइंट था, अभी भी यही पॉइंट है सर। हाँ एक सर्कुलर आया क्लेरिफिकेशन के लिए, वो बात कर रहा हूं आपसे सर। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने एक बॉडी कॉर्पोरेट को अगर ये सर्विसेज दी है तो ऐसे केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट जो रेसिपेंट ऑफ सर्विस है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ये पहले भी था, अभी भी है, ना कोई अमेंडमेंट इसमें हुआ है, ना मैं अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं। हाँ अब एक बॉडी कॉर्पोरेट ने मान लो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली है, मालिक किसकी? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की, तो क्या उसमें भी रिवर्स चार्ज है क्या? अगर सर्विस सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस रेसिपेंट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, और सर सर्विस रेसिपेंट ने सर्विस सप्लायर से ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली है, किसकी ली मालिक? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली है, तो क्या वहां पे भी रिवर्स चार्ज है क्या? आंसर इज नो। तो उसके लिए क्लेरिफिकेशन आया कि भाई साहब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर अपने आप में एक अलग सर्विस होती है, रेंट पे लेना मोटर व्हीकल ये अपने आप में अलग सर्विस होती है। ये इसको क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर आया। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझा देता हूं साहब। आप मान लो कोई बस, समझने की कोशिश करना साहब, कोई बस है जो XYZ पर्सन फ्लाई कर रहा है साहब, मान लो मुंबई की हम बात कर लेते हैं, फ्रॉम अंधेरी टू चर्च गेट कोई बस जा रही है सर। उस बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, उस बस में आप अंदर से आप उसमें चढ़ गए बस में सर, और सर आपने टिकट लिया और आप चले गए कहां पर? चर्च गेट उतरना था, वहां आपका ड्रॉप लोकेशन था, आप उतर गए सर। क्या आपने बस किराए पे ले ली क्या भाई साहब? क्या बस किराए पे ली क्या? दैट इज प्योरली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस। वो बस अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से सर, अपने हिसाब से चलती है। जिसको चढ़ना है, जिसको टिकट लगे बैठना है बैठे, नहीं बैठना है बाहर रहे। पर अगर आपने बस किराए पे ले ली होती, आपने अगर कार किराए पे ले ली होती, तो सर आपकी जहां मर्जी वहां उसको रोको, आपके टाइमिंग के हिसाब से वो चलेगी, आपके रूट के हिसाब से चलेगी, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, वो ठीक है सर। पर आपने बस किराए पे ले ली भाई, अपने हिसाब से चलेगी वो, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने रूट के हिसाब से। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेंटिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस। और रिवर्स चार्ज क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में है क्या? रिवर्स चार्ज किसमें? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस में सर। इसलिए ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। अब वो दिमाग खराब मत करना मंगल। इफ यू आर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस, भले ही सर मैं कह रहा हूं वो बस का जो टिकट था, मान लो उस बस के अंदर सारे के सारे हमारे एम्प्लॉय ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और वो सारे के सारे एम्प्लॉयज का जो टिकट अमाउंट था, वो सारा का सारा टिकट अमाउंट कंपनी खुद पे कर रही है भाई साहब। हु इज पेइंग द टिकट अमाउंट? कंपनी। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड बॉडी कॉर्पोरेट इज पेइंग द फेयर ऑफ द टिकट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप मुझे बताओ, अब भले ही सर्विस सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, इज इट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल? सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट। भले ही सारे के सारे उस बस के अंदर सारे हमारे एम्प्लॉय थे, उसका टिकट जो पे किया कंपनी ने पे किया, इट डजंट मीन दैट आपने बस की बस रेंट पे ले ली साहब। इट इज मियरली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस, नॉट चार्जेबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एट ऑल। क्लियर? डन। ये समझा है इस सर्विस ने, ये समझा है इस पॉइंट ने सर। अरे क्लियर बच्चों? सर ये देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा, पॉइंट नंबर 6 देखिए, बाकी सब बात तो ऑलरेडी कर चुका हूं, यह कंक्लूजन देखिए आप। सर accordingly as recommended by the GST Council, it is clarified that
where the body corporate hires motor vehicle for transport of employees etc. for a period of time during which the motor vehicle shall be at the disposal of the body corporate. भाई body corporate के पास होगी वो motor vehicle, वो अपने हिसाब से चलाए. The service would fall under heading number 9966. 9966 is renting of motor vehicle to carry passengers, and the body corporate shall be liable to pay GST on the same under RCM. Clear? It may be seen that reverse charge thus would apply on the act of renting of vehicles by body corporate, and in such a case it is for the body corporate to use in the manner as it likes, obviously subject to certain conditions of the agreement with the person who is providing vehicle on rent. Clear? अपने हिसाब से चलाएंगे सर. Sir, however, where the body corporate avails passenger transport service for specific journeys or voyages and does not take vehicle on rent for a particular period of time, केवल ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ले रहा है साहब, the service would fall under heading number 9964, and 9964 is transport of passenger service, and the body corporate shall not be liable to pay GST on the same under reverse charge mechanism. यहाँ RCM नहीं लगेगा सर. क्लियर? आई होप क्लियर डिस्टिंक्शन आपके माइंड में आ चुका है. आइए सरकार, ये सर्कुलर था, क्लेरिफाई किया, वो भी हमने समझ लिया सर. आओ बच्चों आगे बढ़ते अब हम. सर सबसे खुशी की बात, सर ये चैप्टर नंबर 7 रिवर्स चार्ज के सारे अमेंडमेंट हमने पढ़ लिए, सर्कुलर भी पढ़ लिया. चैप्टर नंबर 8 IGST एक्ट, जिसको बहुत सारे लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के नाम से भी जानते हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ. मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में हम आ गए हैं. दीज आर एग्जामिनेशंस अंडर GST. बच्चों ध्यान देना, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट notification 12 of 2017 under central tax और notification 9 of 2017 of integrated tax rates, इसमें जितने भी अमेंडमेंट हुए वो हम पढ़ रहे हैं. हाँ, क्वांटम ऑफ अमेंडमेंट ज्यादा होगा, कुछ अमेंडमेंट इसमें ज्यादा है सर, पर छोटे छोटे पॉइंट है सर, बहुत इजी पॉइंट है. परेशान नहीं होएगा, चिंता नहीं करिएगा, आप और हम मिलके देखो अभी टकाटक पूरा करेंगे सर इसको. आओ बच्चों, सबसे पहला हमने पढ़ा था सर डॉक्टर्स की सर्विस पे GST एग्जम्प्ट है. याद आया क्या सर? सर हॉस्पिटल ने जो भी सर्विसेज दी उस पे GST एग्जम्प्ट है सर. सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम GST. हमने एक सर्कुलर भी पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो सर कई सारे हॉस्पिटल क्या करते हैं सर, हॉस्पिटल का रूम का चार्ज जो होगा रूम रेंट वो अलग से लिखते हैं सर. मान लो पेशेंट का ऑपरेशन किया, उसके ऑपरेशन चार्जेस अलग, उसमें जो वहाँ जो खाना खाया सर डाइटिशियन के सजेशन पे जो खाना भेजा उस पेशेंट के लिए उसका बिल अलग. और हाँ है ना, सारा ब्रेकअप दिया जाता है. पर इन पेशेंट जो पेशेंट एडमिटेड होता है उसके लिए ये सारी सर्विसेज जो होती है दिस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेल्थ केयर सर्विस ओनली, दिस आर पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई. और भले ही बिल में अलग अलग अमाउंट लिखा हो फिर भी ऑल आर पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ओनली. और रेंटिंग ऑफ दैट रूम of the hospital is also covered in exemption क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है एंड उसको भी हेल्थ केयर सर्विस मानते हुए उस पर भी GST नहीं लगेगा. ये हमने पढ़ा था, इस पे सर्कुलर भी आया था साहब, वो भी हमने बात करी थी. पर आजकल हॉस्पिटल्स, कई सारे हॉस्पिटल एक तरह से 5 स्टार होटल की तरह होते हैं सर. उनकी फैसिलिटीज 5 स्टार होटल की तरह होती है, रूम रेंट भी बहुत हायर होता है. तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो लग्जरी सर्विस है यार, ये केवल हेल्थ केयर सर्विस नहीं है. तो जिन भी हॉस्पिटल्स का पर डे रूम रेंट अगर 5,000 रुपीज से ज्यादा है उस पे हम टैक्स लगा देंगे केवल रूम रेंट वाले पार्ट पे, बाकी सब पे टैक्स एग्जम्प्ट है सर. ऑपरेशन किया, इन पेशेंट के लिए खाना आया, वो सब एग्जम्प्ट, केवल रूम रेंट वाले पार्ट पे GST लगा देंगे. इफ द रूम रेंट पर डे इज एक्सीडिंग रुपीज 5,000, मान लो 6,000 रुपीज पर डे इज द रूम रेंट, तो उस 6,000 पे पूरे पे टैक्स लग जाएगा साहब. हाँ, उस हॉस्पिटल में मान लो 3-4 कैटेगरी के रूम है, कुछ कैटेगरी ऑफ रूम का रूम रेंट कितना है 5,000 या उससे कम है, उस पे GST एग्जम्प्ट रहेगा. जिन कैटेगरी ऑफ रूम्स का रूम रेंट 5,000 से एक्सीडिंग है उन रूम के रूम रेंट के पोर्शन पे GST लग जाएगा साहब. क्लियर? डन. ये अमेंडमेंट डाल के गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो, ये अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ एक प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया. बस इसमें भी एक एक्सेप्शन दिया. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट. कोई पेशेंट अगर बहुत ज्यादा बीमार होता है, बेटा सीरियस होता है, तो उसको ICU में इंटेंसिव केयर के लिए रखा जाता है साहब. तो वहां नेचुरल है, रूम रेंट हायर होता है, वो कोई लग्जरी सर्विस नहीं है. वहां पे क्या बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, इसलिए रूम रेंट वहां हायर हो सकता है. तो उसका रूम रेंट कितना भी हो दैट विल रिमेन एग्जेम्प्ट. वहां 5,000 की लिमिट नहीं देखने की. ठीक है, अब पढ़ो सर. प्रोवाइडेड दैट
नथिंग इन दिस एंट्री शेल अप्लाई टू दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम, मतलब हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम्प्ट है, बट नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शेल अप्लाई टू दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम। सर ये अदर दिन को छोड़ो अभी आप 2 मिनट के लिए। By way of providing rooms, having room charges exceeding rupees 5,000 per day to a person receiving healthcare services, मतलब exceeding rupees 5,000 per day का room rent है तो that will not remain exempt and that will be chargeable to GST, but exceeding 5,000 है ना बेटा, 5,000 तो exempt रहेगा, क्लियर। पर उसका एक्सेप्शन दिया ब्रैकेट में, देखिए सर, अदर देन सर इंटेंसिव केयर यूनिट ICU, क्रिटिकल केयर यूनिट CCU और इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट ICCU, और बच्चों के लिए जो था ना नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU जिसको बोलते हैं, वहां अगर पेशेंट एडमिटेड है वहां रूम रेंट भले 10,000 या 50,000 क्यों ना हो पर मंथ पर डे, तो भी GST क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके अलावा जो रूम रेंट है वो अगर एक्सीडिंग 5,000 है तो उस रूम रेंट वाले पोर्शन पे GST लगेगा। ऑपरेशन किया, उस कैंटीन से खाना है उस पेशेंट के लिए, ऑल दोज विल रिमेन एग्जेम्प्ट, क्लियर, डन। आई होप समझ में आया बात आपको। यही पॉइंट मैंने अपने यहाँ पे जो रेंटिंग और रूम वाला पॉइंट था उसमें वहां पर अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, ऊपर तो डायरेक्ट पोर्शन में बैठाइए, और यहाँ जो एनालिसिस में लिख दिया है पॉइंट को कि अगर 5,000 से एक्सीडिंग है तो टैक्स लग जाएगा, अदर देन ICU, CCU, ICCU और NICU बेटा, हाँ है ना बेटा, दोज विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्जेस, क्लियर, डन। ये हो गया आपका रेंटिंग ऑफ रूम इन अ हॉस्पिटल। प्लस एक और सर्कुलर इश्यू हुआ, अच्छा ये तो था अमेंडमेंट, अब आ रहा है सर्कुलर क्लेरिफिकेशन के लिए। सर आपने देखा होगा सर प्रेगनेंसी के लिए कुछ वुमन जिनका इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है साहब, प्रेगनेंसी में इश्यू होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो ऐसे केस में सर IVF आपने नाम सुना होगा, IVF प्रोसीजर के थ्रू सर प्रेगनेंसी की जाती है, तो क्या वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? IVF कई सारे IVF सेंटर होते हैं बेटा, उन्होंने जो फीस चार्ज करी उस पर भी GST एग्जम्प्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो डिपार्टमेंट का साहब इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजीज ओनली, एबनॉर्मलिटी है साहब, इसको अगर सही कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, तो वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा और उसके लिए जो भी चार्जेस लिए उस पर भी GST नहीं लगेगा। आप पढ़िए सर क्वेश्चन को, वेदर GST इज एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज बाय वे ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसीजर सच एज इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब IVF। क्लेरिफिकेशन आया? हाँ भाई हाँ। द एबनॉर्मलिटी, डिजीज, एलिमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी is treated using ART procedure such as IVF. It is clarified that services by way of IVF are also covered under the definition of healthcare services for the purposes of above exemption notification। और IVF वालों ने जो चार्जेस लिए उस पर भी GST क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा, क्लियर, पक्का, ओके। बात समझ में आ रही सर आपको? तो सर आपने जब ये अमेंडमेंट देखा होगा तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत भारी टेंशन आई होगी सर, क्लियर। देखिए सर अगला अमेंडमेंट क्या हुआ साहब, अरे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इन्होंने जो चार्जेस लिए थे हॉस्पिटल से या डॉक्टर से उस पर GST पहले एग्जाम था, अब इसको क्या कर दिया? टैक्सेबल कर दिया सर, एग्जामेशन विड्रॉ कर दिया। मतलब वो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट वाले जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करके उसको डिस्पोज ऑफ करते थे, उसके लिए चार्जेस लेते हैं हॉस्पिटल्स वालों से, सर उन सब चार्जेस पे अब GST लगेगा। सेम वे कॉर्ड ब्लड बैंक्स, और याद आया कॉर्ड ब्लड बैंक, जब बच्चा पैदा होता है बेटा उसी कोड माँ के पेट से कनेक्टेड होती है सर, नेवल कोड, हाँ है ना भाई? 3 इडियट्स याद आया बेटा, ऑल इज वेल, हाँ है ना सर? तो जो माँ के पेट से जो उसकी कोड कनेक्ट होती है बेटा, उसमें ब्लड होता है, खून होता है, उसको कट करते बेटा, वो खून इतना यूजफुल होता है कि कल को अगर वो बच्चा या उसके रियल ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स बहुत ज्यादा बीमार हो गए जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो ब्लड कैन बी यूजफुल। तो कई सारी एजेंसीज है, कई सारी कंपनीज है जो इस कॉर्ड ब्लड को स्टोर करती है, उसके लिए चार्जेस होते हैं 1 लाख 2 लाख 50,000, अलग अलग कंपनी पे, अलग अलग ब्रांड पे डिपेंड करता है। ये नॉर्मल ब्लड बैंक नहीं है सर, कॉर्ड ब्लड बैंक है सर, क्लियर। तो उन्होंने जो चार्जेस लिए हैं कॉर्ड ब्लड बैंक वालों ने टू स्टोर द स्टेम सेल्स, सर वो पहले एग्जिम थे, अब क्या हो गए? टैक्सेबल हो गए, क्लियर, डन। तो सर ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या एग्जाम पहले था और अब क्या विड्रॉ हो गया। अच्छा टफ नहीं है,
बस आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन विड्रॉ हो गया है। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट टैक्सेबल, कॉड ब्लड बैंक टैक्सेबल, रूम रेंट एक्सीडिंग 5000 पर डे इन अ हॉस्पिटल टैक्सेबल, अदर देन आईसीयू एनआईसीयू वगैरह बेटा। अरे हाँ है ना भाई, डन। समझे मेरी बात? ये देखो सर, हेल्थ के रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट थे खत्म होते हैं। अब ये जो मैंने इलस्ट्रेशन दे रखा था बुक के अंदर, उसमें ये आंसर्स यहाँ पे चेंज हुए सर। क्लियर? ये वही है कॉड ब्लड बैंक वाला और एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको जो बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे उसमें आंसर चेंज हुए, उसके वर्किंग नोट मैंने ऑब्वियसली चेंज हुए, तो वहां पे भी मैंने ए लिख दिया। तो सर आप अपने क्वेश्चन में भी चेंज कर लीजिएगा। क्लियर? डन। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह से अमेंडमेंट हुए और क्या अमेंडमेंट का इफेक्ट है और आपको किस तरह से पढ़ना है, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है सर। अरे हाँ है ना? डन। अब सरकार एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, अब सर बात करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में क्या अमेंडमेंट हुआ। सर कुछ नहीं, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, कोई टफ नहीं है सर। सॉरी, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको विड्रॉ कर दिया। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वेयर हाउस में फ्यूमिगेशन किया है तो जीएसटी क्या है? टैक्सेबल है। पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया। पर आपने अगर एग्रीकल्चर फार्म पे जाके फ्यूमिगेटिंग किया है बेटा, आपने एग्रीकल्चरल फार्म पे जाके फ्यूमिगेशन किया है, तो वो पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम पे। ध्यान रखिएगा सर, जो विड्रॉ हुआ वो क्या हुआ है? सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर वेयर हाउस में जाके फ्यूमिगेशन की सर्विसेज दी है, फ्यूमिगेशन के चार्जेस लिए, उसको क्या कर दिया? टैक्सेबल कर दिया सर। ओके, सेम वे सर इसका एक सेपरेट पॉइंट भी था, अलग से था सर, इंडिपेंडेंट पॉइंट दे रखा था, वो भी विड्रॉ कर दिया कि, और उसमें भी ये लिखा था क्या? वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जाके अगर आपने फ्यूमिगेशन किया तो इट विल बी टैक्सेबल। सर आइए अगला अमेंडमेंट। सर आपको पता है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, पहले भी था अभी भी है। ये लिखा है सर यहाँ पे, देखिए आप। सर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम्ट है। आपको पता है राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए सर राइस के लिए अलग से बोला हुआ था सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम्ट है। पर एक अलग से पॉइंट देके सर कुछ प्रोसेस्ड फूड लाइक कॉफी, टी, गुड़ होता है ना, गुड़, जैगरी, इन सब के वेयर हाउसिंग में भी जीएसटी एग्जाम था, पर अभी विड्रॉ कर दिया है। और अभी क्या बोल दिया देखिएगा ध्यान से, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीरियल्स अनाज, पल्सेस दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, ये पहले भी था अभी भी है। पर ये देखिए नट्स, स्पाइसेस, मसाला जो होता है ना बेटा, वो प्रोसेस्ड फूड होता है बेटा। कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट एटसेट्रा, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बिटर लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी, इनके वेयर हाउसिंग पे पहले जीएसटी एग्जाम था, अब विड्रॉ कर दिया है। नाउ दीज आर टैक्सेबल। तो ये प्रोसेस्ड फूड का जो वेयर हाउसिंग था, स्टोरेज था, इनके चार्जेस पे जीएसटी पहले एग्जाम था, अब इट इज टैक्सेबल, इन पे जीएसटी लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों ये अमेंडमेंट टफ नहीं है, बस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि मेगा एग्जामिनेशन में अब ये टैक्सेबल था, ये पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया है। क्लियर? सेम वे सर स्लॉटरिंग, स्लॉटर हाउसेस आर ब्रॉट इनटू द स्कोप ऑफ द टैक्सेबिलिटी। सर कसाई, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, सर पहले एग्जाम था, अब स्लॉटर हाउस ने जो भी स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए चार्जेस लिए, दोज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। सर गवर्नमेंट बोला तुम एनिमल्स काटो, हम सर तुम्हारे जीएसटी काटेंगे सर। ओके सर आइए बच्चों। हाँ, अब सर एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज में एक सर्कुलर इशू हुआ। वैसे सर्कुलर बहुत इजी है, बोलते ही आपको समझ में आएगा सर। सर ऑल दी सर्विसेज, मेगा एग्जामिनेशन का पॉइंट क्या बेटा? ऑल दी सर्विसेज बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है। अब सर सर्कुलर क्या आया, दो तीन चीज छोटी छोटी पूछी इसने सर। आज जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल से ट्रांसफर ले रहा है, एक स्कूल छोड़ रहा है, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है, या किसी एक कॉलेज से छोड़ के दूसरे कॉलेज में जा रहा है, तो वहां माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है सर, आपने भी लिया होगा।
अब स्कूल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे रहा है अपने एक्स स्टूडेंट को, सर उसके लिए अगर कोई फीस चार्ज करी है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने एक्स स्टूडेंट को सर्विसेज दिए बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमारी थीम क्या, अल्टीमेटली हमारे स्टूडेंट्स पर बर्डन नहीं बनना चाहिए टैक्स का, तो अल्टीमेटली है तो वो स्टूडेंट बेचारा, हाँ है ना, दैट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी स्कोप ऑफ एग्जामिशन में आएगा। दिस एंट्री ऑफ एग्जामिशन इज वाइड इनफ टू कवर ऑल दीज पॉइंट्स ऑल्सो, ऑल दीज सर्विसेज ऑल्सो, और एग्जामिशन मिलेगा। सेम वे अगर मान लो किसी कॉलेज में किसी स्कूल में एंट्रेंस के लिए कोई एग्जामिनेशन है या उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके लिए कोई फीस देना पड़ता है साहब उसको उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए या किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, दैट इज वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, फिर भी वो स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है और उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, जो भी फीस स्कूल या कॉलेज या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने चार्ज करी अपने स्टूडेंट से। बेटा क्लियर, ये क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर है, पढ़ लीजिए सर, कोई खास बात नहीं है। क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी चार्ज फॉर एंट्रेंस और द फी चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी certificate for admission or for issuance of migration certificate by the educational institution, ये सब क्या है, exempt है। all the services by educational institution to students are exempt from GST and this exemption entry is wide enough, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ने, this exemption entry is wide enough to cover all the amount of fees charged from the students, भले वो prospective student हो, भले वो आपके ex student हो जिससे आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए चार्ज लिया है बेटा, भले वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हो जिसके लिए आपने एप्लीकेशन फी फॉर एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपने कोई भी फीस ली, दोज ऑल विल रिमेन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं। आओ बच्चों, एक मस्त अमेंडमेंट हुआ है साहब, हमने पढ़ा था रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अरे क्या आप कभी डांस सीखने गए हैं? नागिन नागिन, हाँ जी, डांस सीखने जाओगे तो जीएसटी एग्जाम्प्ट था, अभी भी है, पर ये एग्जामिशन अब आपको तभी मिलेगा अगर आप वो डांस सीखने गए और डांस जो सिखाया है वो एक इंडिविजुअल है। सर अदर देन इंडिविजुअल ने अगर डांस वगैरह सिखाया तो टैक्स लग जाएगा भाई साहब। पढ़िए इस पॉइंट को वापस है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल। सर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, डांस, स्कल्पचर मेकिंग, म्यूजिक सीखने गए, सर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, सर कोई भी है, अगर वो आपको डांस सिखा रही है, वो आर्ट और कल्चर की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सिखा रही है, ट्रेनिंग दे रही है, उसके लिए कोई चार्ज लिया, दोज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। पर अगर किसी इंडिविजुअल ने कोचिंग दी तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। प्लस स्पोर्ट्स वाले में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। सर स्पोर्ट्स सीखने गए, और इसमें तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था सर, क्या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कौन देना चाहिए? चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12A और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो ही एग्जम्प्ट होगा। ये तो पहले भी था, अभी भी है सब। तो सर आपको स्पोर्ट्स सिखाया किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो ही एग्जम्प्ट होता है स्पोर्ट्स की कोचिंग। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, किसी और ने सिखाया तो टैक्स लग जाएगा। और सेम वे आर्ट्स और कल्चर की ट्रेनिंग और कोचिंग आपको इंडिविजुअल के अलावा किसी और ने दी तो टैक्स लग जाएगा साहब। इंडिविजुअल ने दी तो इट विल रिमेन एग्जम्प्ट, यही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया सर। ओके सर, अच्छा फिर मैंने एजुकेशनल रिलेटेड सर्विसेज के बाद में आपको मेन बुक के अंदर इलस्ट्रेशन दे रखा था सर, उसमें एक पॉइंट में हॉस्टल फी आई थी बेटा, हॉस्टल फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अच्छा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था सर, वो आपको, आप जब क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सर, दिस इज, ये तो केवल क्या उस क्वेश्चन के अंदर एक जगह अमेंडमेंट हुआ तो मैंने आपको दे दिया सो दैट आपका आंसर गलत नहीं हो जाए। सर आप इलस्ट्रेशन के अंदर भी चेंज कर दे बेटा आपकी बुक के अंदर। अच्छा एक बात सुनना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल का खुद का हॉस्टल होता तो वैसे भी ऑल सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जम्प्ट होती है। पर कोई प्राइवेट ट्रस्ट का हॉस्टल है, जैसे मुंबई के अंदर आरवीजी हॉस्टल है ना, राजस्थान विद्यार्थी गृह, या कोई भी हॉस्टल, कई सारे कम्युनिटीज के हॉस्टल होते हैं सर। सर आगे हम पढ़ेंगे होटल सर्विसेज, होटल में क्या था पहले, अप टू ₹1000 पर डे रूम रेंट अगर था तो जीएसटी एग्जाम था, वो विड्रॉ कर दिया, हम आगे पढ़ने वाले हैं सर। मतलब सारे होटल्स पे अब टैक्स लगा दिया है, और वो होटल के साथ में एक सर्कुलर डिपार्टमेंट ने इशू करके बोला था कि हॉस्टल फीस भी एग्जाम रहेगी अगर पर डे रूम रेंट 1000 या उससे कम है तो। अब सर वो एग्जाम्शन विड्रॉ हो गया तो हॉस्टल फीस भी चार्जेबल टू जीएसटी हो गई, इसलिए आपके इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये टैक्सेबल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे
आपको अमेंडमेंट लिख के दिया, सो दैट आप अपनी बुक के अंदर करेक्शन कर ले, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है सर। होटल वाला पॉइंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। या तो रेफरेंस आई थी इसलिए मैंने बता दिया आपको। आइए मालिक सर, टूर ऑपरेटर, सुनना बात को ध्यान से, ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके थे, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर ये पॉइंट पढ़ेंगे तो ये नया पॉइंट समझ में आएगा सर आपको। सर ये पॉइंट क्या था पहले सर? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू अ टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया। अगर कोई टूर होली आउटसाइड इंडिया कंडक्ट हुआ है और इंडिया के टूर ऑपरेटर ने फॉरेन टूरिस्ट को अगर सर्विसेज दी है तो इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा इसका तो मजा आएगा, तो अगले पॉइंट में क्या बहुत कंफर्ट लगेगा सर आपको। ये एग्जामिनेशन क्यों दिया था सर? हम पहले पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहे हैं सर, और कुछ नहीं पढ़ रहे अभी, 5 छोड़ो अभी आप। पॉइंट नंबर 5 क्या है सर? टूर ऑपरेटर इज एन इंटरमीडिएट सर्विसेज, वो सर्विस दे रहा है किसी फॉरेन टूरिस्ट को जो आउट ऑफ इंडिया का पर्सन है। सर एक पर्सन इंडिया का, एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का। सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से प्लेस और सप्लाई आता है। सेक्शन 13 में सब सेक्शन 8 लगता है इंटरमीडिएट सर्विसेज में, और इंटरमीडिएट सर्विसेज में सर्विस सप्लायर का खुद का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है मालिक। अब सप्लायर इंडिया का, मान लो मुंबई, मेकमाईट्रिप.com मान लो, उसने सर्विस दी फॉरेन टूरिस्ट को। अब भले ही पेमेंट फॉरेन करेंसी मारा, सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, पर सर्विस प्रोवाइडर जो मेकमाईट्रिप.com जिसका ऑफिस अंधेरी में, मान लो सर अंधेरी ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, खुद का लोकेशन। अब खुद का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई अगर है तो भले ही पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ जाए, सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है, वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में वन ऑफ द कंडीशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई शुड आल्सो बी आउट ऑफ इंडिया। अब भले ही फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है साहब, फिर भी वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आया, और एक्सपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आया तो दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी। अब टूर ऑपरेटर लॉबी ने रिप्रेजेंट किया भारतीय गवर्नमेंट को और बोला भाई साहब हम तो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहे हैं, फॉरेन करेंसी हिंदुस्तान में आ रहा है, क्यों हमारे पे टैक्स लगा रहे हो, जीएसटी क्यों लगा रहे हो साहब? सर्विस टैक्स टाइम पे रिप्रेजेंट कर देता, तो सर्विस टैक्स में भी एग्जिबिशन था जिसको कंटिन्यू किया जीएसटी के अंदर, और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, अगर tour operator is providing services to a foreign tourist in respect of a tour which is conducted wholly outside India, वो टूर भी अगर पूरा आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो ऐसे केस में जो भी पैसा आया है उस फॉरेन करेंसी में, जो भी पैसा आया उस फॉरेन टूरिस्ट से, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये पॉइंट भले ही प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो, अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउट ऑफ इंडिया होता तो एग्जिबिशन की बात आती नहीं सर, वो तो वैसे भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर होता, जीरो रेटेड सप्लाई में, एक्सपोर्ट में कवर नहीं हो रहा था, इसलिए एग्जिबिशन देना पड़ा। क्लियर? अब सर टूर ऑपरेटर इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को बोला भाई साहब यूएसए का टूरिस्ट है, मेकमाईट्रिप.com से उसने टूर बुक कराया है, पर उसमें 10 दिन का टूर है साहब, 4 दिन वो घूमेगा आउट ऑफ इंडिया, 6 दिन इनक्रेडिबल इंडिया, हिंदुस्तान घूम रहा है साहब। सर हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सर फॉरेन टूरिस्ट को इतना अट्रैक्ट किया कि हमारा देश डेवलप हो रहा है साहब, और हमारा देश जिस गति से बढ़ रहा है, आगे देखिए, घूमिए फिरिए, मजे करिए सर। स्वच्छ भारत अभियान ने तो कमाल ही कर दिया सर, सब तरफ इतनी अच्छी सफाई रहती है कि सर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छा लगता है हर प्लेस हमारा हिंदुस्तान का। अब सर मेकमाईट्रिप.com को क्या हुआ, फॉरेन टूरिस्ट जो आउट ऑफ इंडिया का था यूएस का, सर उससे फॉरेन करेंसी में पैसा आया, 10 दिन का टूर उसने बुक करा, पर उसमें से 4 दिन वो आउट ऑफ इंडिया है, 6 दिन इंडिया में साहब, एग्जिबिशन में कवर तो हो ही नहीं रहा था सर। क्यों? क्योंकि वो एग्जिबिशन में तभी कवर होगा इफ द टूर इज होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। सर अब होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया नहीं है तो वो एग्जिबिशन में कवर नहीं हो रहा था। अब भले पेमेंट फॉरेन करेंसी में आ रहा है, कुछ भी हो रहा हो, वी डोंट केयर, भले सर्विस रेसिपिएंट फॉरेनर है, कोई एग्जिबिशन नहीं मिल रहा सर। तो सर इंडियन टूर ऑपरेटर्स ने गवर्नमेंट से बात करी, भाई साहब नहीं भाई साहब नहीं, अभी तो बहन जी बेटा निर्मला सीतारमण जी बोला, मैडम if tour is conducted wholly outside India it is exempt from GST, but if the tour is partially conducted in India and partially conducted outside India, even though payment is received in foreign currency, but no exemption is being granted to us because place of supply is our own location, supplier's location is the place of supply, and we are being
taxed to GST, kindly grant us some exemption. At least proportionate exemption should be allowed to us in respect of a tour which is proportionately conducted outside India. So government allowed, okay, yes, done. एंड गवर्नमेंट अलग से ये नेक्स्ट पॉइंट लेके आ गई, मेगा एग्जिबिशन का एंट्री नंबर 52A इंसर्ट कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022 और बोल दिया क्या, चिंता मत कर मंगल। क्या बोल दिया, चिंता मत कर मंगल। इफ अ टूर ऑपरेटर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ फॉरेन टूरिस्ट in respect of a tour which is conducted partially outside India, partially in India, then exemption will be allowed in respect of that proportion of the value of the tour which is conducted outside India. और proportion कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पे समझा दिया हमको कि इस तरह से मैकेनिज्म रहेगा और proportionate exemption आपको मिल जाएगा सब। अब proportion का सिस्टम क्या वो हम देख लेते सर, थीम समझ में आया बेटा आपको, अब पढ़ लो सर, अब टाइम नहीं लगेगा सर आपको। देखो बच्चों, आप अगर ये नहीं पढ़ते डायरेक्ट इस पे आए थे, लिंक नहीं करते, तो शायद 5A को आप रटते, मजा नहीं आता, माहौल नहीं बनता और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए मैं तो यही जानता हूँ साहब, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, मेरा तो ये मानना है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। आइए बच्चों, मैंने इसको कॉन्सेप्ट समझाया, प्रैक्टिकली बताया, प्रैक्टिकल क्या इश्यू था वो बात करी, इसलिए गवर्नमेंट के सामने जो रिप्रेजेंट किया, गवर्नमेंट ने सोचा इस बात पे और एग्जीबिशन अलाउ किया। अब इसको भूल नहीं सकते आप सर। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, टूर ऑपरेटर सर्विसेज विच इज परफॉर्म्ड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, supplied by a tour operator to a foreign tourist, Indian tourist नहीं बेटा, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India, proportional exemption दिया सब, क्लियर। अच्छा, अब आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी एक कंडीशन लगा दी सर कि मैक्सिमम जो एग्जिबिशन मिलेगा वो 50% ही मिलेगा। मतलब टूर ऑपरेटर से मान लो 10 लाख रुपए लिए सर, सॉरी, टूर ऑपरेटर ने फॉरेन टूरिस्ट से 10 लाख रुपए कंसिडरेशन लिया फॉर द एंटायर टूर, उसमें से 4 दिन आउट ऑफ इंडिया है, 6 दिन इंडिया में है साहब, तो प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से प्रोपोर्शन करना है। 4 दिन आउट ऑफ इंडिया, 6 दिन इंडिया, तो सर 4 दिन का कितना होता है सर, 4 days डिवाइड बाय 10 days इंटू 10 लाख वाज द कंसिडरेशन मान लो, तो सर 4 लाख रुपए प्रोपोर्शनेटली 4 लाख विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। डन, समझना 2 मिनट, जल्दी मत करना। पर यही मान लो रिवर्स कर दो, चलो चेंज कर दो सर, 7 days आउट ऑफ इंडिया, 3 दिन इंडिया के लिए आया साहब, 7 दिन वो आउट ऑफ इंडिया घूम रहा है, 3 दिन हिंदुस्तान में घूम रहा है साहब, आउट ऑफ 10 days, तो 3 days, सॉरी आउट ऑफ इंडिया कितना बेटा, 7 days, तो 7 days डिवाइड बाय 10 days इंटू 10 lakhs होता है कितना, प्रोपोर्शनेट 7 लाख का एग्जिबिशन मिलना चाहिए। पर निर्मला मैडम ने बोल दिया, देखो हम आपकी बात रख रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, एटलीस्ट 50% वैल्यू पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी, और 50% ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर विच एवर इज लेस, मतलब 7 लाख और 5 लाख विच एवर इज लेस, 5 लाख इतना एग्जिबिशन मिलेगा, मिनिमम 50% पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब एक कहानी और बढ़ती सर, मान लो सर टूर जो था उसमें सर 4 डे, सर 4 डे आउट ऑफ इंडिया एंड 5 days and 6 hours इन इंडिया। जरूरी थोड़ा पूरा दिन हो बेटा, हाफ डे भी तो हो सकता है। ऐसे केस में प्रोपोर्शन कैसे करेंगे, उसके लिए भी दे दिया सर। ये पढ़िए, फर्दर इन मेकिंग द अबव कैलकुलेशंस एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 hours shall be considered as 1 full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day। मतलब 12 hours या अबाउट 12 hours है तो उसको पूरा दिन मानेंगे, 12 hours से कम है तो उसको हाफ डे मानेंगे। अब टूर जो था आपका मान लो सर कितना, मान लीजिए एक एग्जांपल, चलो इसमें एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन देख लीजिए सर। अच्छा, फॉरेन टूरिस्ट का डेफिनेशन वही जो लेजिटिमेट नॉन इमाइग्रेंट पर्पस के लिए आया है, मैक्सिमम 6 month के लिए आया है सब, अरे हाँ है ना, नॉट मोर देन 6 month। अरे क्लियर, जो हमने पढ़ा हुआ वही डेफिनेशन। इलस्ट्रेशन देखिए, a tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows. First example, 3 days in India, 2 days in Nepal,
कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर इज रुपीज 1 लाख. तो 3 days इन इंडिया, 2 days इन नेपाल. तो आउट ऑफ इंडिया कितना बेटा? 2 days. तो 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 लाख, 40 लाख रुपया आता है. 40,000 रुपी और 50% ऑफ 1 लाख 50,000. विच एवर इज लेस ऑब्वियसली सर 40,000 तो एग्जिबिशन मिलेगा 40,000 का एंड टैक्सेबल वैल्यू विल बी 60,000. गुड आउट, डन, नो डाउट. सेकेंड, 2 days in India and 3 nights in Nepal. सर कंसिडरेशन चार्ज फॉर एंटायर टूर वाज रुपीज 1 लाख. तो 3 दिन नेपाल और सर 2 दिन इंडिया. तो सर 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 लाख 60% हो गया ना सर. तो 60,000 कितना होता सर? 60,000 और 50% मतलब 1 लाख मतलब 50,000. विच एवर इज लेस 50,000 विल बी एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल वैल्यू विल बी 50,000. ओके मालिक, ठीक सर. देन वो हाफ डे वाला 2.5 days इन इंडिया मतलब हो सकता है 2 दिन पूरे और लेस देन 12 hours में कुछ भी हो सकता है. 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, 6 घंटे हो, 8 घंटे हो, 10 घंटे हो सर. लेस देन 12 hours में मतलब 2.5 दिन हो गया सर. इन 3 days इन नेपाल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर वाज रुपीज 1 लाख. तो 3 days डिवाइड बाय 5.5 days. क्लियर सर? 3 days डिवाइड बाय 5.5 days मल्टीप्लाई बाय 100 सो इट कम्स टू 54,545. क्लियर? और 50% of 1 lakh 50,000 whichever is less obviously 50,000 will be exemption and taxable value will be 50,000. so I think half day का calculation भी आपको समझ में आया बच्चों. Clear? so this is how proportionate exemption is allowed if the Indian tour operator is providing tour operator services to a foreign tourist in relation to a tour which is partially conducted in India and partially out of India. Clear? so exemption is allowed. हाँ है ना? प्रपोर्शन कितना होगा? आई थिंक समझ में आया बेटा आपको. क्लियर? तो सर प्रपोर्शन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखेंगे. सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50% विल बी एग्जिबिशन. क्लियर? और हाफ डे 12 hours से कम हुआ तो हाफ डे मानेंगे. 12 hours या अबोव देन 12 hours है तो 1 full डे माना जाएगा और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेगा. ध्यान से, या हाफ डे में गलती मत करके आना एग्जाम में बेटा. ओके डन. छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है सर इसका 2 मार्क का. छोटा सा कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखिएगा बेटा. और अगर टूर इज हॉली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया तो पूरा एग्जिबिट है सर. ओके चलिए सरकार आइए. अच्छा, सिंस 2020 में लॉकडाउन था बेटा तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 इसका अगर एंट्री टिकट आप लोगे तो उस पर जीएसटी एग्जाम था सर. तो जब भी ये रीशेड्यूल होगा उसका आप एंट्री टिकट लेंगे तो इट विल रिमेन एग्जाम. तो कोई खास बात नहीं है वेन एवर रीशेड्यूल वर्ड ऐड किए. ठीक है सर, कोई खास बात नहीं सर. आओ बच्चों, अब एक सर्कुलर इशू हुआ बड़ा अच्छा. हमने एक मेगा एग्जीबिशन पॉइंट पढ़ा था, वो पॉइंट मैंने यहाँ रिपीट किया सर. एक बार पहले पढ़िए फिर हम पढ़ते हैं कि इश्यू क्या है सर. हमने पढ़ा ना सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया. ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस में हमने सर एंट्री नंबर 17 में पढ़ा हुआ है, क्लोज नंबर डी में. फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस में सर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग्स. सर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा. अच्छा, अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज हमने बात करी थी. अगर मान लो बॉम्बे टू गोवा कोई क्रूज चल रहा है, पार्टी शार्टी माहौल जबरदस्त शानदार सर, और उसके लिए आपने जो अमाउंट दिया है उस ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के लिए बॉम्बे टू गोवा के लिए कुछ क्रूज पे वो दिया मान लो रुपीज 1 लाख पर पर्सन. माई पॉइंट इज दैट आपने 1 लाख रुपीज पर पर्सन जो दिया है दैट इज प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज. उसके लिए जो फीस चार्ज हुआ उस पर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि वो एग्जाम नहीं होगा क्योंकि दैट इज प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज. पर यही अगर मान लो जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड समझ लो आप, या आप मुंबई अगर आप गए हो सर गेटवे ऑफ इंडिया, वहां फेरी चलती सर जो क्या करती है एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड आपको सर नॉर्मल बोट होती सर, वो आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड अगर जाना है तो छोड़ के आती सर. हाँ है ना? अरे यस या नो, यस या नो, क्लियर? तो दैट इज उस पर कोई यू नो पार्टी शार्टी नहीं हो रही. दैट इज नॉट लाइक अ क्रूज, दैट इज प्योरली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर इन अ वेसल. दैट इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया इटसेल्फ. जैसे एलिफेंटा केव्स आप गए बेटा,
या आप एक और वो है ना, नाम अभी याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया गए हुए सर। गेट ऑफ इंडिया से आप दूसरा एक और बीच है ना सर जहां घूमने जाते हैं बहुत सारे लोग, अलीबाग सर, वहां अगर आप जा रहे हो तो दैट इज प्राइवेट फेरी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपको ले जा रही है, अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज। तो ऐसे केस में उसने जो फ्रेट चार्ज, उसने जो चार्जेस लिया आपसे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, दैट विल रिमेन एग्जिम। बट यही अगर कोई क्रूज या शिकारा वगैरह होता जिसमें सर सर्विसेज विच में बी कंबाइन विथ ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग, फूड एंड बेवरेजेस, म्यूजिक, अकोमोडेशन सच इज इन शिकारा क्रूज, तो वो चार्जेबल टू जीएसटी होता है। वो आता है किसमें, अदर देन प्रीडोमिनेंट फॉर टूरिज्म पर्पज में। पर अगर आपको जस्ट प्राइवेट फेरी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा रही है, जैसे अंडमान निकोबार में है बेटा, मुंबई मैंने गेटवे ऑफ इंडिया का आपको एग्जांपल दिया, दिस विल रिमेन एग्जेम्प्ट। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये क्लेरिफिकेशन दिया कि सर ये नॉर्मल जो प्राइवेट फेरी चलती है ना सर, आपको अंडमान निकोबार में देखिएगा वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड ले जा रहे हैं सर आपको, या मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में, गेटवे ऑफ इंडिया से आपको ले जा रहे हैं कहाँ पर सर, वापस भूलिए नाम क्या था सर वो, अरे सर, या आप एलिफेंटा केव समझ लीजिए सर, क्लियर, या दूसरे बीच पे ले जा रहा है सर। अरे हाँ है ना भाई, वहां अगर आप ले गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सर, गजनी सरकार, तो ऐसे केस में जो नॉर्मल फेरी ने जो चार्जेस लिए, दैट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, दैट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जाम्शन वुड अप्लाई टू टिकट्स परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, irrespective whether the ferry is owned or operated by a private sector enterprise or by a PSU or government। प्राइवेट फेरी हो या पीएसयू या गवर्नमेंट द्वारा रन हो सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन ऑपरेट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि दैट शुड बी ओन्ड और मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब एनीबडी कैन ट्रांसपोर्ट, क्लियर, सर्विस कौन दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हाँ है ना भाई, डन सर। आइए अगला एग्जम्पशन में जो अमेंडमेंट था सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय एयर। सर याद आया वो सेवन सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट वाले 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बागडोगरा वहां बाय फ्लाइट गए हो या बाय फ्लाइट आए हो तो फ्लाइट की टिकट पे जीएसटी क्या था, एग्जाम था, पहले भी था अभी भी है, पर अब जो एग्जामेशन मिलेगा केवल इकोनॉमिक क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ही मिलेगा सर। अदर देन इकोनॉमिक क्लास जैसे बिजनेस क्लास है या फर्स्ट क्लास है, उसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो टैक्स लगेगा। सब अमीरों से टैक्स लो सर पढ़ लीजिए, मतलब कुल मिला के इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया तो ही टैक्स एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा। भले ही आप जा रहे हो कहा 7 सिस्टर्स और एक डोकरा बागडोगरा और एक सिक्किम, हाँ है ना भाई, क्लियर। अच्छा इन 9 लोकेशन के अलावा तो कहीं भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इन एयर, भले इकोनॉमिक क्लास हो कोई भी हो, वो तो वैसे भी टैक्सेबल थी सर। तो सर पढ़िए, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास एम्बार्किंग फ्रॉम or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura और एट बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। अगर आप वहां जा रहे हो या वहां से आ रहे हो तो फ्लाइट टिकट पे जीएसटी, इकोनॉमिक क्लास में अगर ट्रैवल किया तो ही एग्जाम्प्ट रहेगा, अदर देन इकोनॉमिक क्लास में टैक्स लग जाएगा सर, क्लियर, डन। अच्छा इसी को मैंने यहाँ पर अपने लैंग्वेज में लिखा है सर। आइए एक सर्कुलर और था उसकी बात भी कर लेते सर। अच्छा इस एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा हुआ सर कि नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज या नॉन एसी स्टेज कैरीज में आपने अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है सर, हाँ है ना सर। अब बात को समझना, जैसे यहाँ लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन रेडियो टैक्सी, ओला उबर वगैरह, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूजिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर। आपने बस की बस हायर कर ली, कार की कार हायर कर ली, तो भले वो नॉन एसी हो या एसी हो टैक्स लगेगा सर, है ना। आपने नॉर्मली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर किया है इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पज कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, तो एग्जम्प्ट रहेगा सर। अरे हाँ है ना भाई, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, एक सर्कुलर आया, क्लेरिफिकेशन आया कि सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एग्जम्प्ट है। आपने पूरा पूरा व्हीकल स्टेज कैरीज हायर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हायर कर लिया, स्टेज कैरीज नहीं सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अगर आपने हायर कर लिया तो वो एग्जम्प्ट नहीं सर। एक बार पढ़िए सर, clarification on whether hiring of non-AC contract carries by the firms
for transportation of their employees to and from work is exempt under clause number D or clause number B actually, that is transport of passengers by non AC contract carriers. क्या पूरा पूरा बस अगर आपने हायर कर लिया तो क्या वो भी एग्जिम्ट है क्या? जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सर्कुलर पढ़ा था सर कि आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ले रहे हो, उसमें रिवर्स चार्ज के टाइम पे पढ़ा था ना हमने कि रेंटिंग अपने आप में अलग होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर अपने आप में अलग होता है. वही थीम पे सर्कुलर यहाँ पे भी इशू हुआ कि भाई साहब अगर आप अपने एम्प्लॉइज को अपनी फैक्ट्री या अपने ऑफिस लाने ले जाने के लिए आपने पूरी पूरी बस हायर कर ली है, दैट इज हायरिंग, दैट इज नॉट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी. हाँ, पर कोई बस है जिसमें हम नॉर्मल टिकट लिए, कंपनी खुद टिकट पे कर रही है, दैट इज मियरली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, वो अपने हिसाब से चल रही है, अपने रूट के हिसाब से चल रही है, अपने टाइमिंग के हिसाब से चल रही है, आप केवल टिकट ले रहे हो सर, दैट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी. वही यहाँ पे क्लेरिफाई किया और बोल दिया यहाँ पे, ये तो यहाँ पे तो पॉइंट रिपीट किया एग्जामिनेशन का. यहाँ देखिए, इट इज क्लेरिफाइड दैट चार्टर और हायर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अबव एग्जामिनेशन एंट्री. Charter or hire which is excluded from the above exemption entry is charter or hire of a motor vehicle for a period of time where the renter, that is service recipient, defines how and when the vehicle will be operated, determine schedule, routes and other operational consideration. सर जिसने रेंट पे लिया वो अपने हिसाब से चलाएगा, अपने टाइमिंग के हिसाब से चलाएगा, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलाएगा, अपने रूट के हिसाब से चलाएगा. सर क्लियर सर? एंड रेंटिंग या हायरिंग, अरे भाई वो एक्सक्लूड किया एग्जामिनेशन से. आपने मेल ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर किया इन नॉन एसी स्टेज करीज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट करीज तो एग्जाम्प्ट है सर. सर इसलिए यहाँ लिखा है क्या, इन अदर वर्ड्स द सेड एग्जामिनेशन वुड अप्लाई टू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट करीज वेयर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेड नोट्स ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस ओवर प्री डिटरमाइंड रूट्स ऑन अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल. अंदर से चर्च गेट कोई बस जा रही है, आपने टिकट लिया, भले कंपनी टिकट पे करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर. पर बस की बस हायर कर ली, that is renting a motor vehicle. Exemption shall not be applicable where the contract carriage is hired for a period of time during which the contract carriage is at the disposal of the service recipient and disposal is thus free to decide the manner of usage, route and schedule. वो खुद डिसाइड कर रहा है subject to such certain conditions of agreement. हाँ है ना बेटा? तो सर अगर आपने बस की बस किराए पे ली है तो टैक्सेबल होगी, आपने केवल टिकट लिया है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा. सिंपल सी बात ये है जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो. दूसरी बार वापस से बेटा आओ बच्चों. सर एक और सर्कुलर सेम लाइंस पे बेटा, सेम लाइंस पे जैसे हमने पढ़ा था एक एग्जामिनेशन, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय जीटीए, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय जीटीए आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. हाँ है ना भाई? ऐसा पढ़ा था क्या हमने? नहीं. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जाम्प्ट है एक्सेप्ट जीटीए, यही पढ़ा था हमने. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट जीटीए. जीटीए की सर्विस पे टैक्स लगेगा सर, बाकी सर्विस पे टैक्स एग्जम्प्ट होगा. हाँ है ना बेटा? और जीटीए के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं. अब अपने ट्रक की ट्रक किराए पे ले ली सर, क्या वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस क्या है सर? सर यहां पे देखिए वापस से सेम थीम पे बात आएगी सर. पढ़िए, क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन द माइनिंग एरिया. मान लो मेरा एक माइनिंग एरिया है सर, बहुत बड़ा माइनिंग एरिया मैंने ले रखा है और उसके अंदर मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया मिनरल को, उसको वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं. पढ़िए वापस से, क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन अ माइनिंग एरिया से फ्रॉम माइनिंग पिट हेड टू रेलवे साइडिंग. भाई रेलवे साइडिंग पे ले जाके वहां से रेलवे से हम ट्रांसफर करते हैं आगे बेटा, या फिर बेनिफिशिएशन प्लांट एटसेट्रा, या फिर बेनिफिशिएशन प्लांट एटसेट्रा by vehicles deployed with driver for a specific duration of time. सुबह 10 से लेके 6 बजे तक हमने हायर कर लिया सर. And whether the same would be covered by entry number 18 which exempts transport of goods by road except by GTA. ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. ठीक है मालिक? अब आप मुझे बताओ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में क्या होता है? आप जीटीए को हायर करते हो साहब और जीटीए को आप बोलते हो ये गुड्स यहां से वहां ट्रांसफर करना है सर, उस पर टैक्स लगता है. पर अगर आपने जीटीए के अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अलावा किसी और से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड करवाया तो उस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है सर. मेरा क्वेश्चन ये आता है, आपने ट्रक की ट्रक किराए पे ले ली, डंपर टिप्पर आपने पूरा पूरा हायरिंग कर लिया, क्या हायरिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में फर्क नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जम्प्ट है,
हायरिंग ऑफ ट्रक इज नॉट एग्जेम्प्ट। पढ़िए सर यहाँ क्या लिखा है, वही जो हमने ऊपर दो सर्कुलर पढ़ चुके वही यहाँ पे सेम आया। यूजुअली इन सच केसेस sorry, vehicles such as tippers, dumpers, loader, truck, etc. are given on hire to the mining lease operators, and hiring is not exempt. Transport of goods is exempt. Expenses for fuel are generally borne by the recipient of service. The vehicles with the driver are at the disposal of the mining lease operator for transportation of the mineral. मतलब जो माइन लीज होल्डर है बेटा, जिसने ट्रक हायर पे लिए, वो अपने हिसाब से चलाएगा, वो अपनी डायरेक्शन, अपने रूट के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से उस व्हीकल को यूज करेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स विद इन द माइनिंग एरिया, दैट इज माइनिंग पिट टू रेलवे साइडिंग, बेनिफिशिएशन प्लांट मतलब जहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है उसका कुछ, एटसेट्रा, एज पर हिज ओन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है क्या? नहीं, दिस इज हायरिंग। हायरिंग ऑफ सच व्हीकल्स आर नॉट एग्जेम्प्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज एग्जेम्प्ट। Such services are nothing but rental services of transport vehicles with operators. The person who takes the vehicle on rent, he himself defines how and when the vehicles will be operated, determines scheduled. उसका शेड्यूल क्या होगा, रूट क्या होंगे, अदर ऑपरेशनल कंसिडरेशन वो खुद रेंटर जो होता है, जिसने रेंट पे लिया है, वो खुद डिफाइन करता है साहब। द पर्सन हु गिव्स द व्हीकल ऑन रेंट विद ऑपरेटर कैन नॉट बी सेड टू बी सप्लाइंग द सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ये नहीं बोल सकते कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है सर, उसने पूरा व्हीकल दे दिया आपको सर, अब आपकी मर्जी हो तब चलाओ, मर्जी हो मत चलाओ, हमें क्या करना, हमें तो रेंट दे देना सर। क्लियर? इट इज ऑन द रेसिपिएंट हाउ ही यूज द व्हीकल। क्लियर? अकॉर्डिंगली जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड करके बोला, क्लेरिफिकेशन दिया, इट इज क्लेरिफाइड दैट सच रेंटिंग ऑफ ट्रक्स एंड अदर फ्रेट व्हीकल्स विथ ड्राइवर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम is a service of renting of transport vehicles with operator and not the service of transportation of goods by road, and hence it is not eligible for exemption. Clear? समझे मेरी बात? सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट है, जीटीए तो अलग ही सर्विस है, वो तो टैक्सेबल थी, अभी भी है सर। अदर देन जीटीए ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट है, पर अगर आपने ट्रक हायर पे ले ली, लोडर या आपने सर डंपर टिप्पर या हायर पे ले लिए, इट डज नॉट मीन कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है सर। आपने ट्रक हायर पे ले लिया, लोडर हायर पे ले लिया, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड। क्लियर? इसलिए एग्जिबिशन नहीं मिलेगा, टैक्स लगेगा सर। क्लियर? तो कुल मिला के इस पॉइंट पे आप देखा जाए तो 3 सर्कुलर हमने ऑलरेडी पढ़ लिए सर। ओके, चलिए सरकार नेक्स्ट। सर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर 6 और 7 हमने पढ़ा था कि सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया to a place outside India. Same point by vessel, या पॉइंट नंबर 7 में देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इन पे जीएसटी एग्जाम था या इन पे एग्जाम है, पर सर यहां लिखा था क्या, ये एग्जामिशन 30 सितंबर 2022 तक रहेगा। अच्छा, जब से जीएसटी आया था ना सर, तब इनिशियली 2018 तक एग्जाम था, फिर 19 तक, फिर 20 तक, फिर 21 तक, फिर 22 तक, पर 30 सितंबर 2022 के बाद ये एग्जामिशन को आगे एक्सटेंड नहीं किया, जैसे हर साल करते आए वैसे आगे एक्सटेंड नहीं किया मतलब 1 अक्टूबर 2022 से नाउ दीज आर मेड टैक्सेबल। सर देखिए ध्यान से, अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट नहीं हुआ, पर सर हमें ध्यान रखने वाली बात है ये, देयर इज नो अमेंडमेंट इन दिस, नो अमेंडमेंट इन दिस, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। एनालिसिस में क्या लिखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 22 दिस सर्विस इज मेड टैक्सेबल बिकॉज द एग्जामिशन इज नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड 30 सितंबर 22। सेम लाइन मैंने यहां पे भी लिखी है बाय वेसल वाले। अरे क्लियर? डन। तो सर इंडिया से आउट ऑफ इंडिया आप गुड्स ले आ रहे हो, भले बाय वेसल ले जाओ या एयरक्राफ्ट ले जाओ, 1 अक्टूबर 22 से नाउ इट इज टैक्सेबल। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में गुड्स ला रहे हो तो बाय एयरक्राफ्ट ला रहे हो तो वो एग्जिम था, अभी भी एग्जिम्ट है। बाय वेसल ला रहे थे तो पहले भी टैक्सेबल था, अभी भी टैक्सेबल है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो इंपोर्टर ऑफ गुड्स बुलाए बोले टैक्स पे करने के लिए, रिवर्स चार्ज हमने पढ़ा था बेटा। अगर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया में आ रही बाय वेसल तो टैक्स था पहले भी, अभी भी टैक्स है। रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, इंपोर्टर टैक्स पे करता है। क्लियर? आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रही है अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, बाय एयरक्राफ्ट वाली तो पहले भी एग्जिम था, अभी भी एग्जिम है। पर इंडिया से बाहर आप ले जा रहे हो मतलब कुल मिला के एक्सपोर्टर पे ये
एक तरह से बर्डन बढ़ा दिया है, पर वैसे भी एक्सपोर्टर को जीरो रेटेड सप्लाई के केस में जो भी टैक्स लगा है उन सबका उसको रिफंड मिलता है, वो बात की बात है सर। पर एक बार तो सर उस एक्सपोर्टर से एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस सर उस फ्रेट पे जीएसटी लेगी सर। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेदर इट इज एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज नाउ टैक्सेबल। ओके, डन सर। अगला अमेंडमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेरी क्लास अमेंडमेंट जो यहां पे आएगा, पर एक छोटा सा अमेंडमेंट यहां हुआ वो बता देता हूं पहले मैं सर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेलवे और वेसल फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एग्जाम था सर। आपने और हमने पढ़ा था कि यहां पर जीटीए के लिए एग्जामिशन दे रखा था, यहां पे रेलवे और वेसल के लिए एग्जामिशन दे रखा था। इन दोनों पॉइंट में केवल एक जगह डिफरेंस था सर कि यहां पर रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स लिख रखा है और यहां पर रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल नहीं था सर। अब यहां पर रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल को डिलीट कर दिया है, मतलब रेलवे इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स का आप ट्रांसपोर्टेशन भली बाय जीटीए कर रहे हो, भली बाय वेसल कर रहे हो या भली बाय रेलवे कर रहे हो सर, ये अब क्या है, चार्जेबल टू जीएसटी है। रेलवे या सॉरी रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन भली रेलवे से करो, वेसल से करो या जीटीए से करो, इट इज टैक्सेबल नाउ। जीटीए से पहले भी टैक्सेबल था, रेलवे वेसल से अब टैक्सेबल हो गया है। अच्छा, बाकी के गुड्स रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स, मिशअप्स सर, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये पहले भी एग्जाम थे अभी भी एग्जाम थे। पर खास बात ये कि ये 6 पॉइंट ABCEFG, ये 6 पॉइंट जो रेलवे और वेसल के लिए थे वो कि वो जीटीए के लिए भी है। देख लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट वगैरह, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल्स एंड डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ये 6 पॉइंट जो जीटीए के लिए, जो रेलवे और वेसल के लिए, वो सब जीटीए के लिए भी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट था रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल वाला, वो डिलीट हो गया है सर। और जीटीए में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट थे, वो डिलीट कर दिए सर। और वो बहुत ही क्लास पॉइंट था सर। याद करो, अगर एक ही ट्रक में, एक ही सिंगल गुड्स कैरेज में जितना भी गुड्स है उन सबका फ्रेट अगर 1500 या उससे कम था, कितना, 1500, इफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन अ सिंगल गुड्स कैरेज जिसमें सब गुड्स का फ्रेट मिला के 1500 रुपए या उससे कम था तो उस पर जीएसटी एग्जाम था। और अगर 1500 से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा, पर उसमें इंडिविजुअल एग्जामिशन देखना है। इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज जितने भी पार्सल है, जितने भी गुड्स है, उन सबका फ्रेट मिला के अगर 750 या उससे कम है इंडिविजुअल कंसाइनी वाइज, तो दैट विल आल्सो बी एग्जाम्ड फ्रॉम जीएसटी। ऐसा पहले था, पहले देखें, याद है मैंने जो क्लास में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, पहले देखना पूरा पास, पूरा पास नहीं तो फिर इंडिविजुअल एग्जामिशन आया क्या। पूरा पास मतलब 1500 से कम है तो इंडिविजुअल देखने का ही नहीं सर, पूरे ही ट्रक में जितने भी गुड्स है उन सबके फ्रेट पे जीएसटी एग्जाम होगा अगर सबका फ्रेट मिला के 1500 से कम है तो। पर अगर 1500 से ज्यादा है, पूरी ट्रक में जितने भी गुड्स है उन सबका फ्रेट 1500 से ज्यादा तो टैक्स लगता था, पर उसमें फिर पूरा पास नहीं हुआ तो इंडिविजुअल एग्जामिशन देख लेना। 750 या उससे कम जितना भी फ्रेट होता था जिन जिन कंसाइनी वाइज, उन सब पे एग्जामिशन था। पर अब रफा दफा कर दिया इस एग्जामिशन को, और सर ये जो स्मॉल व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन होता था, जिसका स्मॉल फ्रेट होता था, उस पर भी अब टैक्स लगा दिया गया है। और सर बहुत सारे, एक्चुअली क्या इसमें ये लीकेज था बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस को छोटे छोटे ब्रैकेट में बांट लेते थे सर, जिसकी वजह से वो एग्जामिशन क्लेम करते थे, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं करते थे लोग सर। गवर्नमेंट ने रास्ता बंद कर दिया और बोल दिया लगाओ टैक्स, क्लियर। और बोल दिया क्या सर, ये 1500 वाला पॉइंट, ये 750 वाला पॉइंट, बोथ आर टैक्सेबल नाउ। मतलब ये मॉनेटरी लिमिट वाला जो पॉइंट था वो विड्रॉ हो गया है, सर्विस टैक्स के टाइम से था ये पॉइंट, अब उड़ा दिया सर इसको। अब कंक्लूसिवली बात करूं मैं अगर आपसे, तो रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल, सॉरी रेलवे और वेसल वाले पॉइंट में रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल वाला पॉइंट एक्स्ट्रा था, डिलीट कर दिया। जीटीए के अंदर ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, डिलीट कर दिए। मतलब अब भले ही रेलवे या वेसल से आपने ट्रांसपोर्ट किया या आपने जीटीए से ट्रांसपोर्ट किया, दोनों के लिए एग्जामिशन एब्सोल्युटली सेम है जो इंडिविजुअल गुड्स के लिए एग्जामिशन था बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात। प्लस अच्छा, जीटीए के लिए कुछ एक्स्ट्रा एग्जामिशन क्या था बेटा, वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन के अलावा किसी और पर्सन से आपने किसी और पर्सन से फ्रेट लिया तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है सर। वो याद है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह
जो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस के लिए लायबल है सर। क्लियर, किसी और पर्पस के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो जीएसटी एग्जाम है, वो तो एग्जाम था, अभी भी ये सर कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडिविजुअल गुड्स का जो एग्जाम था ना बेटा, वो बराबर कर दिया रेलवे और वेसल के लिए और जीटी के लिए बेटा। क्लियर, ठीक सर। अच्छा, इस इलस्ट्रेशन में भी सर जो मैंने बुक में आपको इलस्ट्रेशन दे रखा था उसको भी मैंने अकॉर्डिंगली अमेंड किया है, चेंज किया है। तो यहाँ पे भी सर मैंने उस तरह से आंसर चेंज किया है, आप अपनी बुक के अंदर चेंज कर लीजिएगा बेटा। यहाँ पे भी चेंज किया है सर। क्लियर, इलस्ट्रेशन ये जो दो दे रखे वही देखिएगा, पुरानी बुक में जो इलस्ट्रेशन है उसको अब रेफर मत करिएगा बेटा। आओ बच्चों, ये सर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था, अभी भी नहीं है सर। वो याद है 7 के अलावा किसी और को सर्विस दी तो टैक्स लगेगा सर। 7 के अलावा किसी और को सर्विस दी तो टैक्स एग्जाम्प्ट है सर जीटीए के लिए, याद आया बच्चों, वही याद दे रखा है सर। सर इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है सर, जो टीडीएस के लिए लायबल है और ओनली टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है उनको जीटी ने सर्विस दी, टैक्स एग्जाम्प्ट है सर, हमने पहले पढ़ा हुआ था, यही अभी भी है सर। अगला अमेंडमेंट नहीं है सर, एक सर्कुलर है सर, हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा बस 5-10 मिनट मुझे और दीजिए, 1-2 सर्कुलर है वो पढ़ा देता हूँ मैं आपको, फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पॉइंट खत्म हो जाएंगे। फिर हम दूसरा सेक्टर नेक्स्ट ब्रेक के बाद पढ़ लेंगे सर, हमें क्या दिक्कत है सर। आओ सर आओ, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आई थिंक समझ में तो सब आ रहा है सर। क्लियर, ठीक है सर, रिलैक्स होके कूल होके मस्त होके पढ़िए सर। और कोई पॉइंट अगर आपको रिवाइज करना है तो वैसे भी यूट्यूब पे ओपन लेक्चर है सर, पॉज करिए, आपको पॉइंट पढ़ना हो पढ़ लीजिए आराम से, बाद में देख लेना इसको। सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान विच आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज, हमने पढ़ा था इस पॉइंट को, अभी भी यही है सर, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसके अंदर कि नेपाल भूटान को अगर आप कोई गुड्स भेज रहे हो तो उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है, एंड एनी सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांजिट कार्गो इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब सवाल यह आया कि जो ट्रक गुड्स लेके जा रहा है वो खाली ट्रक वापस आ भी तो रहा है, और जो खाली ट्रक आ रहा है वापस से उसका भी तो चार्जेस लिया होगा साहब। जब गुड्स भेजी होगी ना सर, मान लो मेरे को गुड्स भेजनी है नेपाल भूटान, आप एक ट्रांसपोर्ट वाले हो साहब, तो आपसे मैंने बोला कि ये गुड्स वहां भेजनी है, तो आपने जो भाड़ा लिया है मेरे से, जो फ्रेट लिया, वो क्या किया सर, यहां से ट्रक गई उसका तो ले ही लिया, खाली ट्रक आएगी वो भी जोड़ के दिया होगा सर आपने। तो क्वेश्चन ये आया कि खाली ट्रक अगर आ रहा है तो उसका कॉस्ट भी जो जोड़ा हुआ है क्या वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहां क्वेश्चन का आंसर सर्कुलर के थ्रू दिया गवर्नमेंट ने कि यस दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओरिजिनली जब ये एग्जाम्प्शन गवर्नमेंट लेके आ रही थी तब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो बात हुई उसको रेफरेंस दिया गया, और वहां के रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोला कि टू एंड फ्रॉम दोनों यहां एग्जाम्प्ट है सर। ऑल्दो यहां लिखा है ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान, पर दोनों कवर होंगे इसके अंदर सर। उसका कारण क्या है सर, इन्होंने अपने रेगुलेशंस बना रखे, उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इतना कंट्रोलिंग होता है कि जो ट्रक गया है वही ट्रक वापस आएगा सर। तो वही ट्रक अगर वापस आ रहा है वो प्योरली आइडेंटिफाइबल है सर, ऐसा नहीं कोई और ट्रक आ रहा है सर, वही ट्रक आ रहा है, इनके कंट्रोल में है, तो वाई शुड बी चार्ज द टैक्स एंड इट शुड बी गिवन एग्जम्पशन, ये दिया है सर। पढ़िए, क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स रिटर्निंग टू इंडिया from Nepal and Bhutan after delivery of the transit cargo. The opening sentence of agenda item number 79 placed before GST Council on the issue of this exemption makes it clear that the proposal was to exempt supply of services associated with transit cargo both to and from Nepal and Bhutan. मतलब पर्पस क्या था, दोनों को एग्जाम करना था सर। Accordingly, as recommended by the GST Council, it is clarified that this exemption जो हमने पढ़ा अभी interim 9B कवर्स सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो बोथ टू एंड फ्रॉम नेपाल भूटान। तो वो एम्प्टी कंटेनर जो रिटर्न हो रहा है उसका जो चार्जेस लिए वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट मूवमेंट ऑफ एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स फ्रॉम नेपाल एंड भूटान आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज अ सर्विस विच इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान। खाली ट्रक जो आ रहा है बेटा, वो हमने जो गुड्स भेजा है वहां उससे रिलेटेड सर्विस ही तो है बेटा। फर्दर एज पर रेगुलेशंस framed for transshipment of cargo to Nepal Bhutan, it is also verifiable that empty containers returning from Nepal Bhutan is the same container, ये वेरीफाई कर सकते सर, वो लोग वेरीफाई करते हैं लोग, which was used to deliver the goods to Nepal Bhutan, जो नेपाल भूटान गुड्स गया है उसके लिए जो ट्रक गया था वही ट्रक वापस आ रहा है, ये वेरीफाइबल है। therefore return of empty containers is also covered by this exemption and that will also be exempt from GST सर। क्लियर, डन। आओ बच्चों अगले एक और छोटा सा एग्जाम्पशन बढ़ते हैं हम सर। हमने पढ़ा टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लिखता सर, याद आया सर, टोल चार्जेस
सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पहले भी था, अभी भी है सर। अच्छा, एक सर्कुलर हमने पहले पढ़ा हुआ था सर कि अगर कोई ओवरलोडिंग व्हीकल है, ओवरलोडेड व्हीकल है जिसपे बहुत ज्यादा सर सामान भरा हुआ है साहब, व्हीकल लंबा है साहब, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टोल चार्ज लगता है। याद है 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स विच इज द बेसिक रेट ऑफ टोल होती है, उससे ज्यादा लगता है सर। 2 टाइम्स 4 टाइम्स इतना लगता है सर। तो वो भी एक्सेस ओवरलोडिंग चार्जेस जो है वो दैट इज अ टोल चार्ज ओनली ना बेटा यार, दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है सर, कोई नया पॉइंट नहीं है। अब सर इसी का रेफरेंस देते हुए एक और बात क्लेरिफाई की सर, आपने देखा होगा आजकल नेशनल हाईवेज पे जो टोल चार्ज लगता है वो ऑटोमेटिक फास्टैग के थ्रू लग जाता है सर। हर कार हर व्हीकल पे फास्टैग लगा हुआ है सर। पर आपने देखा होगा अगर कोई फास्टैग जो गाड़ी पे लगा हुआ है वो अगर उसमें बैलेंस नहीं है या वो एक्सपायर हो गया है या वो वैलिड नहीं है या फास्टैग है ही नहीं साहब, तो जो टोल चार्ज होता है उसका डबल देना पड़ता है सर आपको। जैसे 100 रुपए इज द टोल चार्ज, तो आपको 200 रुपए देना पड़ेगा सर। तो सर यहां पर एक सर्कुलर आया कि 200 रुपए जो लिया है क्या वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा? तो सर्कुलर देके बोला हाँ हाँ भाई, दैट इज ऑल्सो टोल चार्ज ओनली ना यार, नो डाउट डबल है वो, पर है तो टोल चार्ज, दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी और उस पर एग्जम्पशन मिलेगा सर। ये पढ़िए सर, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एडिशनल टोल चार्ज फीस collected in the form of higher toll charges from the vehicles not having FASTag. सर 2 times of the normal fees applicable इनसे लिया जाता है जिसके पास वैलिड फास्टैग नहीं होता है। क्लियर सर? इसलिए सर सर्कुलर उसी जो ऊपर हमने पढ़ा अभी बात करी उसी का रेफरेंस देते हुए बोला it has already clarified that overloading charges at toll plazas would get same treatment as given to the toll charges. Therefore it is clarified that additional fees collected in the form of higher toll charges from the vehicles not having FASTag is essentially payment of toll charges only for allowing access to a road or a bridge to such vehicles and may be given the same treatment as given to the toll charges and hence will be exempt from GST. क्लियर? उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट थे वो भी खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का, पर मिलते हैं ब्रेक के बाद। डोंट वरी, माहौल के साथ पढ़ेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे, रिलैक्स होके पढ़ेंगे और सर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट सर। यहां तक आपके एंड पे रिवाइज करिए एंड मस्त लीजिए। शायद हो सकता है नंबर ऑफ अमेंडमेंट आपने देखे होंगे ज्यादा होंगे सर, पर आई डोंट थिंक कि आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं आप परेशान हो रहे होंगे, नहीं सर, इजी वे में समझ में आ रहे होंगे एंड टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगता सर। आप मस्त होके पढ़िए, दैट इज व्हाट द टारगेट इज। आपका कॉन्फिडेंस हमारी सक्सेस है सर और कुछ भी नहीं सर। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, वी ऑल आर विथ यू। सारी जिंदगी में जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप गेन कर सकते हो रखिए सर। ध्यान देना, आपको आपका एटीट्यूड ही सक्सेस दिलाएगा। आप अगर खुश होके एनर्जी के साथ कोई भी काम करते हो तो सर उसमें सक्सेसफुल आप हमेशा रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे एंड यही नॉर्मली होता है सर। इसलिए रिजल्ट्स कुछ भी आए वी डोंट केयर सर, आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, खुश होके पढ़िए विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो माहौल बनाएगा एंड वही आपकी जिंदगी में डिसाइड करेगा आप कहाँ जाने वाले हो। कोई रिजल्ट कोई मार्कशीट नहीं बेटा। सो अभी आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, खुश होके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, माहौल के साथ पढ़ो। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, बाय बाय।